हेलो फ्रेंड्स, मैं लखनऊ मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज चौमिला झालावाड़। कल अपन ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेंजा के बारे में पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे अपन फोर्थ स्टेंजा के बारे में। Beneath those rugged elms that you trees said where heaps the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell for ever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep। कि इन अब यहाँ पे beneath का अर्थ है अंडर यानी नीचे, रग का अर्थ हार्ड रग रेफर टू द ट्विस्टेड अपीयरेंस ऑफ द एम ट्री। एम्स का अर्थ है एम्स ट्रीज विच आर हार्ड एंड ट्विस्टेड फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, दैट यू ट्रीज सेड। इस लाइन्स का अर्थ है द यू ट्री ऑफ ग्रेज टाइम स्टिल एजिज इन स्टॉक चर्च द tree shades several groves with its huge branches। हीप्स का अर्थ है रेज यानी बढ़ाता है। दी टर्फ का अर्थ है द सरफेस ऑफ लैंड मेटेड विथ रूट्स ऑफ ग्रास। मोल्डरिंग हीप का अर्थ है माउंट्स ऑफ अर्थ नाउ ग्रेजुअली टॉटरिंग ऑफ डिके। मिट्टी के बड़े बड़े टीले जो अब समाप्त हो रहे हैं। ईच का अर्थ है ईच विलेजर का अर्थ है प्रत्येक ग्रामीण है। नैरो सेल का अर्थ है द ग्रेव कब्र। फॉर एवर लेड का अर्थ है आर परमानेंटली लाई इन देयर ग्रेव्स आफ्टर देयर डेथ, कि उनकी मृत्यु के बाद स्थायी रूप से अपने कब्रों में पड़े हैं। द रूड का अर्थ है रस्टिक सिंपल। द पीपल एंड वर बरीड इन द चर्चयार्ड द रिच इनसाइड द चर्च। हेमलेट का अर्थ है विलेज यानी गांव। स्लीप का अर्थ है मेन आर स्लीपिंग इन देयर ग्रेव्स। मृतक मनुष्य अपनी कब्रों में सो रहे हैं। तो beneath those rugged elms that you trees said where heaps the turf of in many a mouldering heap, each in its narrow cell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep। These lines are from Gray's Elegy written in a country churchyard, are about the poor people's graves। These lines are the graves of the poor ancestors of the villagers। Those graves are nothing else but the heaps of earth in decaying condition। These heaps lay under the elms and yew trees। The poor forefathers of the country are lying under these graves, which are covered with dry grass, are uncared for, they are exposed to heat and the yew tree is an evergreen tree। कि ग्रे अपनी एलिजी में गांव के गरीब आदमियों की कब्र के बारे में बता रहा है। ये कब्रें कि कभी अपना ध्यान गरीब गांव वालों की पूर्वजों की कब्रों की ओर आकर्षित करता है। ये कब्रें मिट्टी के ढेरों के सिवाय और कुछ नहीं है। वे भी बर्बाद होती हुई अवस्था में ये ढेर एम और यू वृक्षों के नीचे पड़े हुए हैं। देहाती लोगों के पूर्वज इन कब्रों में सो रहे हैं जो कि सूखी घास में ढकी हुई है और जिन पर गर्मी और वर्षा होती रहती है। ये यू पेड़ सदाबहार पेड़ होते हैं। क्रिटिकल नोट का अर्थ है दी पॉइंट स्टैंडिंग इन द चर्चयार्ड थिंग्स ऑफ पुअर विलेजेस हु वर बरीड आउटसाइड इन द चर्च। The rich men are buried inside. The poet makes a clear contrast between a rich man's grave and a poor man's grave।
इसकी क्रिटिकल नोट बनेंगे। चर्च यार्ड में खड़े होकर कवि इन गरीब ग्रामीणों के बारे में सोचता है जो चर्च के बाहर दफनाए गए हैं। अमीर आदमी चर्च के अंदर दफनाए हुए कवि एक गरीब की कब्र और एक अमीर की कब्र की तुलना करता है। फोर्थ स्टैंजा में कवि गरीब आदमियों की कब्रों के बारे में बता रहा है कि एक गरीब गांव वाले पूर्वों की कब्रों की ओर आकर्षित, मतलब अपना ध्यान गरीब लोगों की कब्रों की ओर आकर्षित कर रहा है कि उनकी कब्र मिट्टी के ढेरों के अलावा कुछ भी नहीं है और ये ढेर एम और यू वृक्षों के नीचे पड़े। इस प्रकार फोर्थ स्टैंजा में कवि गरीब गांव के गरीब लोगों की कब्रों के बारे में बता रहा है। देखिए फिफ्थ स्टैंजा के बारे में वो क्या बताता है। द ब्रिजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रेदिंग और द सैलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रावेल्ट सेड द कॉक्स श्रिल क्लेरियन और द इकोइंग हॉर्न नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर लवली लोली बेड। इसमें ब्रिजी कॉल मीन्स द प्लीजेंट एंड फ्रेग्रेंट मॉर्निंग winds. The breeze is very fresh and is marked by with a fragrance of its own. It calls nature and man to wake up from the sleep of the night. ठीक है। इंसेंस ब्रीदिंग का अर्थ है फ्रेग्रेंट एंड फ्रेंस गिविंग आउट फ्रेग्रेंट स्मेल, खुशबू देने वाली हवा। ट्विटरिंग मतलब चिरपिंग सिंगिंग गा रहे हैं। स्ट्रॉवेल्ट सेड का अर्थ है नेस्ट मेड ऑफ पीसेज ऑफ स्ट्रा, घास फूस के बने हुए घोंसले। श्रिल का अर्थ है लाउड एंड शार्प, तीव्र एंड कर्वेदी कर्कश। कॉक श्रिल क्लेरियन का अर्थ है दी शार्प नोट्स ऑफ दी कॉक इन दी अर्ली मॉर्निंग। एक क्लेरियन इज ए वाइन इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसिंग ए श्रिल साउंड। नो मोर का अर्थ है नेवर कभी नहीं। सेल राउज का अर्थ है सोल अवेकन जगाएगा। देम का अर्थ है विलेज फॉर फादर्स लॉन्ग बरीड इन देयर ग्रेव्स। लवली वेड का अर्थ है देयर हम्बल ग्रेव्स इन विच द एंसेस्टर्स ऑफ द पुअर विलेजेस हैव बीन स्लीपिंग इन देयर हम्बल बेड। उनकी सामान्य कब्रें जिनमें गरीब ग्रामीण के पूर्वज चंद्रद्रा में सोए पड़े हैं। देखिए इस टेक्स्ट की स्टैंजा की एक्सप्लेनेशन। दीज लाइन्स फ्रॉम द एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड टेल्स अस अबाउट हम्बल ग्रेव्स ऑफ द पीपल ऑफ द विलेज। The poet says that the forefathers of the villagers have been lying dead in the graves. Now they cannot be aroused by any sound which is made in the surrounding atmosphere. They will not be waken up any more by the morning breeze. The breeze is pleasant, fresh and fragrant and seems to be calling on nature and man to wake up. The swallow cannot wake them by chirping from her nest which is made of straw and dry grass. The cock too cannot startle them up by her crowing sharply. It is to be remembered that sound of the cock is quite clear like the sound of the clarion. A wine instrument, even the huntsman's horn cannot arouse them. ग्रे की एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड की इन पंक्तियों में गांव के लोगों की कब्रों का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि गांव वालों के पूर्वज उन कब्रों में दफन हुए सो रहे। अब ये किसी की आवाज़ से जो वहाँ के निकटवर्ती वातावरण में होती है जगाए नहीं जा सकते। वे उस प्रातःकाल की मंद हवा से भी नहीं जाएंगे जो कि आनंददायक, ताज़ी और सुगंधित होती है और जो प्रकृति और मनुष्यों को जगाती प्रतीत होती है। नहीं तो अबाबिल चिड़िया की जो अपने घास फूस के बने घोंसलों से आवाज़ करती है और उस आवाज़ से उन्हें जगा सकती है। यहाँ ये बात स्मरणीय है कि मुर्गे की आवाज़ शहनाई की आवाज़ के सामने बिल्कुल स्पष्ट होते हुए भी उन्हें नहीं जगा सकती है। शिकारियों की हॉर्न की आवाज़ उन्हें हटाने में
असमर्थ है। कि इस 5th स्टैंजा में कवि ने कि गांव के लोगों की कब्रों का वर्णन कर लिया है। अब कवि कह रहा है कि गांव वालों के पूर्वज उन कब्रों में दफन हुए सो रहे हैं। कवि की आवाज़ उन्हें नहीं जगा सकती है। अब प्रातःकाल की मंद हवा भी उन्हें नहीं जगाएगी, जो कि आनंददायक, ताज़ी और सुगंधित होती है। और प्रकृति मनुष्यों की जो कि मनुष्य प्रकृति को जगाती है। और न जो अबाबिल चिड़िया जो अपने घास फूस के बने घोंसलों से आवाज़ करती है, उससे उन कब्रों में आए लोगों को नहीं जगा सकती है। कि मुर्गे की आवाज़ सेने की आवाज़ के समान बिल्कुल स्पष्ट होते हुए उन्हें नहीं जगा सकती। शिकारियों के होने की आवाज़ उन्हें उठाने में असमर्थ है। इस प्रकार 5th स्टैंजा तक अपन ने ये एलिजी पढ़ ली है। अब कल आपको इसे याद करके आना है और इसका मतलब हम लिख के याद भी करना है।